नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि उत्तरकाशी दौरे पर आए सीएम तीरथ सिंह रावत 5 मंदिर समिति गंगोत्री के पदाधिकारियों ने उनके साथ भेंट की। सभी 5 मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है, जिसमें सीएम ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंदिर समिति पदाधिकारियों ने सीएम से एक तरफ भेंट की है, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की भी मांग की है और इधर सीएम ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उत्तरकाशी के दौरे पर हैं इस समय सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां पर जगह जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं और कल भी उन्होंने तमाम चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण किया था। तो आज उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ भेंट की है और उनसे मांग की है मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी ये बड़ी खबर। 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील मिल सकती है। ये बड़ी खबर देहरादून से। 1 जून से कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील मिल सकती है, जहां तमाम राज्य इस वक्त इस कोशिश में थे कि किसी तरह से संक्रमण पर काबू पाया जा सके और अब जब संक्रमण में धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है तो अब आंशिक रूप से ढील देने के बारे में विचार विमर्श तमाम राज्य करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड भी इसी फहरिस्त में शामिल है। दुकानें खोलने का समय और दिन बढ़ा सकती है सरकार। कोविड कर्फ्यू के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी भी बनाई है, तो ढील दी जा सकती है प्रदेश सरकार की ओर से। कोविड कर्फ्यू के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी भी बनाई है और ये कमेटी विचार विमर्श करेगी कि क्या कुछ ढील दी जानी है कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने। 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील मिल सकती है, तो दुकानें खोलने का समय और दिन बढ़ा सकती है सरकार। और जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि जहां तमाम राज्य इस कोशिश में थे कि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हो जाए और अब ढील देने के बारे में भी सोचा जा रहा है। क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी और क्या कुछ छूट मिलने वाली है लोगों को, क्या कुछ जानकारी जितेंद्र? जी देखिए, उत्तराखंड में जो आजकल जो हालात हैं थोड़ा सा संभल रहे हैं और जो संख्या पहले 2000-3000 पर डे संक्रमितों की जा रही थी वो अब कुछ कम होनी शुरू हुई है। तो इसी को लेके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हालांकि कर्फ्यू की जो गाइडलाइन होगी वो तो पूर्णतः जारी रहेगी, लेकिन कुछ एक चीजों में जैसे रोजमर्रा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनमें थोड़ी सी ढील दी जा सकेगी। परचून की जो दुकानें हैं उनको खोलने का समय वो दिन सरकार बढ़ा सकती है और आवाजाही में भी थोड़ी सी ढील सरकार दे सकती है, या हो सकता है सप्ताह में कुछ बंदी निर्धारित की जाए कि साप्ताहिक जो 3 दिन की बंदी है वो लागू रहेगी, 1 दिन की छूट रहेगी या 2 दिन की छूट रहेगी। अभी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है कि 1 तारीख के बाद सरकार कुछ नियमों में ढील देने की सोच रही है। जी जितेंद्र, नियमों में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? जो जानकारी मिल पा रही है वो अब तक क्या कुछ सामने आ रही है आपके? खास तौर पे जो रोजमर्रा और जरूरतों की चीजें हैं जिनको लेने में लोगों को, आम जनमानस को दिक्कतें हो रही हैं, जैसे परचून की दुकानें हैं वो सिर्फ हफ्ते में खोली जाती थी और कुछ घंटों के लिए खोली जाती थी, तो उससे अब सरकार ये विचार कर रही है कि पूरा दिन 9 से 5 या 10 से 6 या जो भी समय निर्धारित सरकार करेगी, एक दिन पूर्णतया हफ्ते में कम से कम परचून की दुकानें पूरे दिन खुली रहे। हवा पंचर की जो दुकानें हैं, जो गैराज हैं गाड़ियों के, उनको भी खोलने पर विचार किया जा सकता है और जो रोजमर्रा की जो जितनी भी तमाम जरूरतों का जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको थोड़ा सा सुगम करने की कोशिश सरकार जरूर कर रही है। चलिए जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखना होगा कि आखिर राहत क्या दी जाती है, नियम शर्त क्या रहेंगे, इस पर फिलहाल सभी की नजर बनी हुई है और 1 जून से ये छूट दी जाएगी। और उधर देखा जा रहा है 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए 54,000 टीके मिले हैं। वैक्सीन की 1 लाख डोज आज पहुंचाई जाएगी। देहरादून तो 18 से 44 साल वालों का कई दिन से
वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। 18 से 44 साल के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब 54,000 डोज देहरादून पहुंचाई जा चुकी है। अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीन में जिस तरीके से समस्याएं आ रही थी वो अब नहीं होंगी, क्योंकि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल 54,000 टीके मिल चुके हैं। अब ये देखना होगा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए कब तक वैक्सीन आ सकती है, क्योंकि वैक्सीन की कमी पड़ गई थी। जहां बहुत ज्यादा लोग अब जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीन के लिए सेंटर्स पर जा रहे थे, लेकिन निराश होकर उन्हें लौटना पड़ रहा था, क्योंकि वैक्सीन की जो डोज हैं वो कम पड़ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल 54,000 वैक्सीन आ चुकी है, जो कि 45 साल के ऊपर के लोगों को दी जानी है। जितेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ सरकार की हर कवायद जारी है और दूसरी तरफ 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाना है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के लिए फिलहाल कब तक वैक्सीन आ सकती है? जी देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ये टीके भेजती है और राज्य सरकारों को केंद्र से मुहैया कराया जा सकता है। इसमें स्पष्ट तिथि कोई नहीं होती है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से, अपनी सुगमता के हिसाब से राज्यों को टीके भेजती है और राज्य अपनी जो खपत है उसके हिसाब से सरकार से डिमांड करती है। तो राज्यों ने ऑलरेडी पहले से ही डिमांड केंद्र सरकार को कर रखी है। हालांकि एक राहत बड़ी बात यह है कि 45 से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 54,000 टीके वो राजधानी देहरादून में पहुंच चुके हैं और 1 लाख टीके आज आने की संभावना है। तो 45 से अधिक आयु वर्ग वालों के लिए तो बड़ी राहत की बात है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग वालों को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा और उनका अभी वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरे प्रदेश में ठप सा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीके की कमी बनी हुई है। तो सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है और अपनी डिमांड जो है वो केंद्र सरकार को भेज रखी है। तो संभवतः बहुत जल्द, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है और ये टीका जीवन रक्षक टीका है, तो इसमें सरकार भी अपना काफी संवेदनशीलता का परिचय देगी और जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन उत्तराखंड पहुंचेगी। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल 45 से ऊपर वालों को तो टीका लग जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए कब तक वैक्सीन आ सकती है। और बात करते हैं कोरोना संक्रमण के मामलों के बारे में। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब कुछ हद तक धीमी हुई है। 24 घंटे में 1,687 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 58 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,446 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो फिलहाल ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, अब तक की अपडेट 24 घंटे के अंदर अंदर जहां 4,446 मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 58 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। लेकिन पहले से काफी हद तक कोरोना संक्रमण की ये रफ्तार थम चुकी है। तमाम पाबंदियों और तमाम सावधानियों के बीच ये देखा जा रहा है कि अब जाकर हालात पहले से काफी हद तक सुधर चुके हैं। जो नया वेरिएंट देश भर में तबाही मचा रहा था। जितेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार हमने बढ़ती देखी थी वो अब काफी हद तक मंद पड़ चुकी है। ये तमाम प्रयासों का ही नतीजा है कि आज इतनी धीमी पड़ चुकी है रफ्तार। क्या कुछ जानकारी और आपके पास? जी, पिछले एक हफ्ते से अगर देखें तो कोरोना की रफ्तार जो संक्रमितों की थी वो काफी कम हुई है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो भी अभी 50 से ऊपर ही है 24 घंटे का। ये एक सोचनीय विषय है, लेकिन संक्रमितों की संख्या काफी कम हुई है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 1687 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,446 लोग अपने स्वस्थ होकर घरों को भी लौट चुके हैं। 58 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मृत्यु हुई है, जो काफी चिंताजनक बात है। और राज्य में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 31,110 है। हालांकि जो रिकवरी रेट है उत्तराखंड का वो बढ़कर अब 86.81% पहुंच गया है, जो थोड़ा संतोषजनक है। हालांकि बहुत अच्छा अभी नहीं है, क्योंकि इसे 95 से ऊपर हो जाना चाहिए था, ऐसा अनुमान था। लेकिन जो बैकलॉग है वो भी घट रहा है और बैकलॉग अब 9,182 का रह गया है। तो संभवतः आने वाले दिनों में जिस तरीके से हर दिन ये आंकड़े कम होते जा रहे हैं, तो ये बैकलॉग भी घट जाएगा और रिकवरी रेट भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऑल ओवर आंकड़े देखें तो उत्तराखंड में जो भयावह स्थिति थी पिछले 10 से 15 दिन पहले, उससे काफी हद तक विराम लगा है और काफी संतोष की बात है कि अब जो है आंकड़े घटकर काफी नीचे आ गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का भी ये प्रयास है कि जब तक 3 डिजिट में पूरे प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा नहीं आ जाता,
हाँ यानी कि 1000 से नीचे जब तक आंकड़ा नहीं आ जाता तब तक सरकार कोई ढिलाई नहीं छोड़ेगी, और ये सरकार के नुमाइंदे समय समय पर कहते ही जा रहे हैं। अभी भी ये आंकड़ा काफी है, क्योंकि जो पर डे का औसत है वो बहुत काफी आगे जा रहा है। इसको लेके सरकार कई प्रयास कर रही है, पिछले प्रयासों में भी सुधार हुआ है, जहाँ कमियां रह गई है उनको सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन संतोष की बात है कुल मिलाकर कि प्रदेश में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो कम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। उधर चमोली में कांग्रेस संगठन ने जिला मुख्यालय में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार असफल साबित हो रही है। तो कुछ इस तरीके से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हुए नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के हेल्थ सिस्टम है उससे लोगों को निश्चित रूप से चिंता में डाल दिया कि कोरोना महामारी में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, बेड की कमी से, आईसीयू न मिलने के कारण लोगों की मौतें हो रही है, अफरा तफरी मची हुई है, तो निश्चित रूप से ये हमारी हेल्थ सिस्टम की नाकामी है। और 1 वर्ष पूर्व जब बता दिया गया था कि दूसरी लहर भी आ सकती है, तो क्यों नहीं उसके लिए तैयारी की गई थी? देश में चुनाव जरूरी है या लोगों की जान बचाना जरूरी है? जिस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है, ये उत्तराखंड और इस देश के भी माफ नहीं करेगा। और हम चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम को आज भी मजबूत किया जाए, नया रिक्रूटमेंट कराया जाए, नई भर्तियां की जाए, हमारे डॉक्टर, इसके पैरामेडिकल के जितने भी स्टाफ है सबकी नियुक्तियां की जाए। और उधर मसूरी में कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरणों की खरीद विवादों में घिर गई है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पल्स ऑक्सीमीटरों की खरीद पर सवाल उठाकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑक्सीमीटर को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, जिसमें कुछ ऑक्सीमीटर खराब निकल गए। उसको घोटाला नहीं कह सकते, जो मेरी जानकारी मैंने ली है। अब चाइनीज माल है, मैंने भी खुद जो है 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे थे, 4000 में से 370 खराब निकल गए। उसको घोटाला नहीं कह सकते। वो कोई बढ़िया कंपनी की गाड़ी भी वो भी खराब हो जाती है। तो लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर घोटाले ही किए हैं, तो उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है। बेहतर होता विपक्ष जनता के साथ खड़ा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विपक्ष के मित्रों से, तो आप बिलों से बाहर निकल रहे हैं। जब कोरोना पीक पर था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर जनता के दर्द को बांट रहा था, अब कहाँ था? आप तो आज जरा कोरोना कम हो गया तो बिल से बाहर निकले, आप तो घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। और रुड़की में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोरोना की जांच कराए बिना ही मरीज को कोविड का इलाज दिया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक 5 दिन में 3 लाख रुपए से ऊपर की रकम उनसे वसूली गई और उसके बाद ही मरीज नहीं बच सका, जिसके बाद परिजनों ने जिला प्रशासन को शिकायत के मौके पर पहुंचे डीएम, सीएमओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापा मारा, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अस्पताल प्रशासन की जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, कोविड जांच के बिना ही इलाज किया जा रहा था, तो इस बात पर अस्पताल पर डीएम, सीएमओ ने छापेमारी की। डिसीजेस कंट्रोल एक्ट में और कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुआ था, कोविड रेगुलेशन जारी हुआ था, उसमें मल्टीपल डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, आईसीएमआर के ओर से, एम्स के ओर से, जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दों पर जो है निर्णय हुआ है। उक्त आदेशों का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसका पालन नहीं होने का पुष्टि कई मुद्दों पर हो रही है। ये जो ओवर चार्जिंग का भी एक मुद्दा है, उसका भी जो है पुष्टि हुई है।
इस प्रकार के मल्टीपल मुद्दे हैं। मतलब अभी पूरा कार्रवाई जो है गतिमान है, पूरा एंटायर कार्रवाई करने के बाद उचित धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा और सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर से प्रभावित कर लिया है। कोरोना का असर जरूरत के सामानों पर भी दिख रहा है, जहां खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सरसों का तेल, रिफाइंड और वनस्पति घी के दामों में भी तेजी के साथ उछाल आया है और जहां तेल 170 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, सरसों के तेल में 60 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। तेलों की बढ़ती कीमतों से महिलाओं में भी काफी ज्यादा रोष है। तो जहां इस समय कोरोना काल के दौरान हर कोई परेशान है और वही खाद्य तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, यानी कि लोगों की जेब पर ये दोगुनी मार पड़ रही है। बढ़े हुए दामों से रसोई का जो साजो सामान है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अब तक वनस्पति तेलों में, रिफाइंड में, सरसों तेलों में तेजी आई है, वो लगातार है। वो कोरोना काल से पहले से ही चल रही है, पिछले साल जनवरी से लगातार तेज है और पिछले साल से अब तक इन चीज़ों में लगभग 60 से 65% की वृद्धि हो चुकी है रेटों में और आम आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मेरी गुजारिश है कि सरकार इस पर कोई एक्शन ले। तो 30-40% बढ़ गई हैं। खाने के सारे वो हैं, लोगों पे रोज़गार नहीं है, अच्छा घर में ही पड़े हैं। तो सरकार को तो चाहिए थोड़ी बहुत ही रियायत करे, ध्यान दे भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है, आम जनता का जो दुख है वो समझे। कोरोना काल में लोग परेशान हैं और महंगाई जो है आसमान छू रही है। आम जनता की, गरीब नागरिकों की कमर तोड़ के रख दी है। रिफाइंड सरसों का तेल जो 130-140 रुपये था वो 180-200 से ऊपर तक बिक रहा है। रिफाइंड बहुत महंगा हो गया है। अंडे का रेट 130-140 की थी, आज 180 रुपये की है। तब हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए इस महंगाई से गरीब जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। और टिहरी में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रेम सागर फाउंडेशन की ओर से बांध प्रभावित ग्राम सभाओं के लिए मेडिकल किट भिजवाई। तो वहीं मेडिकल भेजने पर प्रतापनगर विधायक ने प्रेम सागर फाउंडेशन का आभार भी जताया। साथ ही कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव के जरूरतमंद ग्रामीणों तक मदद पहुंचाई जाएगी। तो जो भी बांध प्रभावित क्षेत्र है वहां पर मेडिकल किट भेजी गई और ये राहत अभियान जिसकी काफी ज्यादा सराहना भी की गई। तो प्रेम सागर फाउंडेशन की काफी ज्यादा सराहना की गई है क्योंकि राहत के लिए मेडिकल किट भेजी गई है और राहत सामग्री भी भेजी गई है। ये बांध प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर कुछ खास सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं, ना तो आसपास सामुदायिक केंद्र होते हैं और ना ही कुछ खास दुकानें होती हैं, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल से लोगों को मेडिकल स्टोर मिल पाते हैं, जिस वजह से लोगों को इन तमाम तरह की परेशानी देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहां पर प्रेम सागर फाउंडेशन ने मेडिकल किट भिजवाई जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। विश्व में महामारी फैली हुई है और उत्तराखंड का ये प्रतापनगर कहीं जो अति पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, उनके लिए जो प्रेमराव जी के द्वारा विधायक साहब ने जब यहाँ से डिमांड रखी तो उनके द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र और मास्क और ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर ये सब जनता के लिए भेजे गए हैं। जितना उनसे प्रयास किया गया, जो इतनी विधायक साहब ने यहाँ से डिमांड भेजी थी 60 गाँव की लिस्ट बिजली पट्टे की रहा भाई, उस हिसाब से हमने पेटी बना करके जो है राज्य केंद्र और प्रेम सागर फाउंडेशन की तरफ से और प्रेमराव जी के सहयोग से ये सारे जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लग रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार, चाहे हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे हमारे प्रतापनगर के SDM की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, सब लोग प्रयास लगे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ प्रेम रावत जी को और अपने राज विद्या केंद्र को बहुत बहुत
दवा देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रताप नगर की ही पूरी स्थिति देखते हुए उन्होंने यहाँ सामान भेजा है, मास्क भेजे हैं, सैनिटाइज भेजे हैं, ऑक्सीमीटर भेजे हैं और थर्मामीटर भेजे हैं। मैं तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत। और पौड़ी के बेंगवाड़ी गांव में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने से आए मलबे में पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग बंद हो गया, गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बेंगवाड़ी गांव का जो जाने वाला रास्ता है उसका भी संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। तो बादल फटने से खेतों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। बादल फटने से पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर आ जाने से हाईवे करीब 4 घंटे बाधित रहा। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला और पुलिस और प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। किसी तरह से इस मार्ग को खोला गया है। बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला गया। और पौड़ी में ग्रामीणों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ना ही गांव में रहते हैं और ना ही ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जिसके चलते जल जीवन मिशन और घर घर नल के तहत ग्रामीण को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। तो वहीं कोर्ट प्रमुख पूर्णिमा नेगी ने बताया कि सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो घर घर जल योजना या जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक पानी पहुंचाएं। डिमांड करेंगे पर साहब यहाँ पे नहीं करते तो वो डिमांड करेंगे, नहीं करने आदमी ने पानी भरे ना। तो इन ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोग काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक भारी किल्लत बनी हुई है पानी की। कि हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है अभी जेई को भेजेंगे और जो है तो उस पानी का आपको आपके व्यक्तिगत स्रोत से पानी को गांव तक पहुंचा। दिक्कत क्या है, कितने लोगों को उस पानी नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे? दिक्कत ये है कि गांव में पानी है ही नहीं। एक स्रोत है हमारा, एक डिग्गी गांव के अंदर है, तो डिग्गी से ही सभी लोग पानी भरते हैं। दाना नार्जा की जो स्कीम है वो स्कीम लास्ट गाँव है हमारा, वो लाइन नीचे जा रखी है और टैंक ऊपर बना हुआ, वो गाँव में कभी आएगा नहीं। दिक्कत ये है कि हमारे लोकल जो स्रोत है उस स्रोत से हमें जो है तो पानी घर घर में दी जाए। और हरिद्वार में कोविड को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और जो लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए पाए जा रहे हैं, पुलिस उनका चालान भी कर रही है। जहां उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 1 जून तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं सरकार ने इस कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी बहुत दुकानों को राहत भी दी है। लेकिन हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में लोग कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस लोगों पर चालानी कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, कोविड कर्फ्यू जो है जनता का भलाई के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें यह है कि जनता का सहयोग जब तक नहीं रहेगा तब तक जो इसका सफल होने का जो है संभावना कम रहता है। लेकिन जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, उसका जो नतीजा जो है हम अभी डेली केसेस का गिरावट में हम देख सकते हैं। उत्तराखंड बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण में जो है हमारा सरकार द्वारा, हमारा जिला प्रशासन द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी जो भी इस कर्फ्यू से हमें सहयोग नहीं करते उनको पुनः हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें सहयोग करें और जो है 1-2 सप्ताह के अंदर जो है इसके बिल्कुल हम जीत कर हम बाहर आ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।